वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटीबीपी और सीआईएसएफ एग्जाम के लिए 50 से अधिक जीके प्लस हिंदी प्रश्न, और इसमें से अधिकांश प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप से और टेलीग्राम दोनों जगह से ले सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आज इस प्रकार से आपका प्रश्न रहने वाला है। पहले हम यहाँ पर जीके डिस्कस करेंगे, उसके बाद हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं। जीके में भी हमने अधिकांश आपके लिए आज जियोग्राफी के क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे साइंस के अंदर। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? तो साथियों, जो गिरनार की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात राज्य में, दूसरा है उड़ीसा में, तीसरा है गोवा में, और चौथा ऑप्शन है असम में। तो जो गिरनार की पहाड़ियां हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो वो देखने को मिलेगी गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी गांधीनगर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइकल एंजुलियो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो साथियों, जिस प्रकार से अभी कोरोना आया था ऐसा ही एक महामारी थी, पेंडेमिक था। तो माइकल एंजुलियो नामक वायरस विश्व की चिंता का कारण कब बना हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 1993 में, दूसरा ऑप्शन है 1996 में, तीसरा ऑप्शन है 1998 में, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1995 में। करेक्ट आंसर रहेगा 1993 में। तो 1993 में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। जैसे कि 2020 में हमारा क्या आया था? तो वो आया था कोरोना, और 2024 में क्या आ गया है? वो आ गया है मंकी पॉक्स। क्या आ गया है? मंकी पॉक्स आ गया है। आपने देखा होगा इंडिया में भी केरल में एक केस मंकी पॉक्स का दर्ज कर लिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक हो जाएगा। अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्या है प्रश्न? कि एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है पेरेजी, दूसरा है अपसोर, तीसरा है उपसोर, और फोर्थ है अपोजी। साथियों, करेक्ट आंसर रहेगा इसका अपसोर। क्या रहेगा? अपसोर। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? उसको हम अपसोर कहते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी ग्रहों की अपसोर डेट अलग अलग होती है। अगर हम साथियों पृथ्वी की बात करें, अपसोर की अगर हम पृथ्वी की बात करें साथियों, तो वो है 4 जुलाई। क्या है? 4 जुलाई। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, एक ग्रह की अपने कक्ष से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्या है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसको इस प्रकार से समझते हैं कि मान लो ये आपका सन हो गया, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ कर देते हैं, और ये हमारी मदर अर्थ हो गई। तो इसकी जो न्यूनतम दूरी है कि यह कब सूर्य के सबसे करीब में रहेगी, वो हमें बताना है। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है उपसौर, दूसरा है अपोजी, तीसरा है अपसौर, और फोर्थ ऑप्शन है पेरेजी। तो साथियों, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब पृथ्वी या कोई भी ग्रह सूर्य से अपने न्यूनतम दूरी पर हो तो उसको क्या बोलेंगे? अपसौर। और अधिकतम दूरी पर हो, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, अगर अधिकतम दूरी पर हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अपसौर, है ना। तो ऑप्शन एक यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी कब रहती है? तो साथियों वो आती है 3 जनवरी के दिन। क्या रहती है? 3 जनवरी के दिन। यानी कि 3 जनवरी के दिन अपसौर स्थिति में रहती है, और 4 जुलाई के दिन वह उपसौर स्थिति में रहती है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ 4 जुलाई। 4 जुलाई के दिन पृथ्वी उपसौर की स्थिति में रहेगी, और 3 जनवरी के दिन अपसौर की स्थिति में रहेगी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? जो अंतरिक्ष है साथियों हमारा, इसमें कुल कितने तारामंडल हैं? तो पहला ऑप्शन है 97 यानी कि 97, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है 95, और चौथा ऑप्शन है हमारा 89। तो साथियों अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो वो साथियों 89 तारामंडल है। कितने? 89 यानी कि 89 तारामंडल आपको अंतरिक्ष में देखने को मिलने वाले हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? क्या है क्वेश्चन? कि जो पार्थिव ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 4, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 7। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? वो है साथियों 4। कितनी है? 4। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है।
अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्या है प्रश्न कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है उल्का पिंड, दूसरा है हमारा अभिनव तारा, तीसरा है धूमकेतु और फोर्थ है ये सभी। क्या है फोर्थ? ये सभी। तो साथियों जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है वो कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा अभिनव तारा। क्या कहलाता है? अभिनव तारा। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तो साथियों जो पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है हमारा सूर्य और चौथा ऑप्शन है चंद्रमा। तो तारा कौन है साथियों? तो हम सभी को पता है कि सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य। सन एक क्या है? स्टार है। अगर पृथ्वी और शुक्र दोनों की हम बात करें तो ये क्या है? ग्रह है। और चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा है हमारा उपग्रह, है ना। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो पहला ऑप्शन है कबड्डी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है शतरंज और चौथा है हॉकी। तो अगर साथियों में आपसे ऑफिशियल लेवल पर बात करूं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टांस पे, तो अभी तक कोई भी भारत का नेशनल गेम उन्होंने फिक्स नहीं किया है कि ये खेल हमारा राष्ट्रीय खेल है। लेकिन साथियों क्या है, एक समय हुआ करता था जब ओलंपिक में इंडियन जो टीम है वो लगातार गोल्ड मेडल जीत रही थी, तो फिर जो भारतीय लोग हैं उनकी अवधारणा हो गई कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका अगर हम ओरिजिनल टेक्निकल तौर पर जवाब देखें तो ना कबड्डी, ना क्रिकेट, ना शतरंज, ना हॉकी। तो भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई भी अपना राष्ट्रीय खेल फिक्स नहीं किया गया है। तो ऑप्शन पांचवा यहाँ पर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किया जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जापान का हमें यहाँ पर नेशनल गेम बताना है। पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है कबड्डी, तीसरा है शतरंज और चौथा है जूडो। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा जूडो। क्या रहेगा जापान का राष्ट्रीय खेल? वो है जूडो। साथियों जापान की अगर हम राजधानी की बात करें तो वो क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और करेंसी क्या हो जाएगी यहाँ की? करेंसी हो जाएगी येन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था। साथियों जो पोलो खेल है जो कि घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, आप सभी को पता होगा। तो इसका प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? पहला है बिहार में, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर में, तीसरा ऑप्शन है असम में और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक में। तो साथियों जो पोलो खेल है इसका भारत में प्रचलन हुआ था मणिपुर राज्य से। कहां से? मणिपुर राज्य से। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था। तो पहला है तुर्की ने, दूसरा है पुर्तगाली ने, तीसरा है यूनानी ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो भारत में पोलो खेले वो कौन लेकर आए थे? तो तुर्क लेकर आए थे। तो ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है। अगला प्रश्न है, ये भी आपका स्पोर्ट्स से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। किसका? कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है चीन को, दूसरा है जापान को, तीसरा है भारत को और चौथा है रूस को। साथियों जो कबड्डी खेल है इसका जन्मदाता कौन है? तो हमारा प्यारा भारत देश है। कौन? हमारा प्यारा भारत आपको कबड्डी खेल का जन्मदाता देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथ ही आपसे लास्ट टाइम एसएससी में प्रश्न पूछा गया था कि टच लाइन, क्या टच लाइन जो शब्द है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो वो भी कबड्डी खेल से ही जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द? टच लाइन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। जो शतरंज खेल है इसका जन्मदाता देश किसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जापान को, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भारत को, सेकंड ऑप्शन है जापान को, थर्ड ऑप्शन चीन और फोर्थ ऑप्शन होगा इंग्लैंड। तो साथियों जो शतरंज खेल का जन्मदाता है वो हम किसको कहते हैं? तो हमारे अगेन प्यारे भारत देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भारत देश। चलिए अगला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है शनि ग्रह को, दूसरा है शुक्र को, तीसरा चंद्रमा को और फोर्थ ऑप्शन है मंगल को। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा शुक्र को। किसको? शुक्र यानी कि वीनस को। वीनस को क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर। अर्थ की क्या बोला जाता है? ट्विन सिस्टर। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। क्या क्वेश्चन? दो साथियों में ग्रह के नाम बताने हैं जिनके उपग्रह नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी और शनि, दूसरा है शुक्र और बुध। ये बुध है ना, इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेना, बुध।
तीसरा है बृहस्पति और बुध और चौथा ऑप्शन है मंगल और शनि। तो साथियों वे दो ग्रह बताने हैं जिनके क्या है उपग्रह नहीं है। तो साथियों शुक्र और बुध ऐसे दो ग्रह हैं, इनके क्या है इनके सैटेलाइट यानी कि इनके उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र और बुध। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो ऐसे साथियों इनके उपग्रह नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? क्या है, किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार क्या बोलते हैं हम इसको? शाम का तारा या इसको इवनिंग स्टार हम बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी को, दूसरा ऑप्शन है हमारा शनि को, तीसरा ऑप्शन है शुक्र को और चौथा ऑप्शन है चंद्रमा को। तो साथियों जो हमारा शुक्र ग्रह है इसको हम क्या बोलते हैं? शाम का तारा या इवनिंग स्टार बोलते हैं। इस शाम के समय बहुत ज्यादा समय चमकमान होता है, चमकता है और पृथ्वी से दिखाई देता है डायरेक्ट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको शाम का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो यूरोप वासी हैं वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? जो यूरोप वासी हैं साथियों वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा की, दूसरा है पृथ्वी की, तीसरा ऑप्शन शुक्र ग्रह की और चौथा है मंगल की। तो साथियों जो यूरोप वासी हैं वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो अगेन शुक्र ग्रह की पूजा, वीनस की वो पूजा काय के लिए करते हैं? देवी के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो साथियों मैंने आपको बताया था पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में रहती है। तो पहला ऑप्शन जनवरी में, दूसरा मार्च में, तीसरा ऑप्शन अप्रैल में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैंने आपको उपसौर का मतलब क्या बताया था? सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या बताया था? सूर्य से न्यूनतम दूरी, सूर्य से न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपसौर। और ये पृथ्वी किस स्थिति में आती है, किस महीने इस प्रकार की स्थिति में आती है? तो साथियों वो जनवरी में आती है। कब आती है? जनवरी में आती है। और एग्जैक्ट डेट की हम बात करें तो आपका 3 जनवरी, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है साथियों? जनवरी के महीने में होती है और एग्जैक्ट डेट 3 जनवरी। अगर साथियों अपसौर की हम बात करें, ये तो उपसौर हो गया, अगर हम अपसौर की बात करें आपसे तो वो आता है 4 जुलाई को। कब आता है? 4 जुलाई को आता है अपसौर। उसमें क्या है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द किसने दिया था? जैसा कि साथियों आपको पता होगा पृथ्वी की 3 परतें हैं, सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। फिर आता है आपका सियाल, सीमा और नीफे। क्या आता है? सियाल, सीमा और नीफे। तो जो सबसे ऊपरी परत है इसको हम भूप्रपटी, प्रावार और क्रोड में भी बांटते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन है स्वेस ने, दूसरा ऑप्शन डेली, तीसरा होम्स और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, सभी वैज्ञानिकों के ये नाम है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सियाल नाम दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेस ने। किसने? स्वेस ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, अब वो यहाँ से जितने भी साथियों क्वेश्चन आएंगे वो आपके साइंस के आएंगे और साइंस में भी आपके आएंगे केमिस्ट्री को आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है साइट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है मेथेनाइक अम्ल और फोर्थ है एसिटिक अम्ल। तो साथियों जो आपका सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल आपको देखने को मिलेगा? उसमें देखने को मिलता है एसिटिक अम्ल। क्या देखने को मिलता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? क्या है प्रश्न के निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा है खड़िया, तीसरा है संगमरमर और चौथा है हमारा चूना पत्थर। तो साथियों विजातीय यौगिक कौन सा है? तो वो है आपका पीओपी। क्या है? पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? साथियों जो नींबू का रस होता है उसका पीएच स्केल पर मान कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 2.2, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 14। तो करेक्ट आंसर रहेगा 2.2। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 2.2। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? जो मधुमक्खियां में डंक मार देती हैं तो कौन सा पदार्थ है जिससे उपचार करने से क्या होता है? हमारा सूजन कम हो जाता है। सूजन प्लस दर्द दोनों ही कम हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है बेकिंग सोडा, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन है अन्य।
करेक्ट आंसर रहेगा बेकिंग सोडा। तो साथियों, जब भी मधुमक्खी डंक काटे आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल उस स्थान पर कर सकते हैं, वहां पर थोड़ा सा उसकी मालिश और रगड़ कर सकते हैं, तो आपका सूजन भी कम होगा और दर्द भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक भी जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए या उसका उपयोग करना चाहिए। व्यवहार का मतलब यहाँ पर उपयोग है, उपयोग करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके। तो पहला ऑप्शन है अम्लीय दंत मंजन, दूसरा ऑप्शन है क्षारकीय दंत मंजन, तीसरा है उदासीन दंत मंजन और फोर्थ है सभी। तो मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके। करेक्ट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन दूसरा, क्षारकीय दंत मंजन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। किसका? क्षारकीय दंत मंजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। क्या है प्रश्न कि निम्न में से कौन अधातु है जो विद्युत की क्या है? सुचालक है। अधातु होने के बाद भी विद्युत की सुचालक है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है हमारा सल्फर और फोर्थ ऑप्शन है हीरा। करेक्ट आंसर रहेगा साथियों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु है, लेकिन फिर भी क्या है? विद्युत की सुचालक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है सोडियम और फोर्थ ऑप्शन है क्रोमियम। करेक्ट आंसर साथियों सोडियम। क्या है? सोडियम ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमारे जीके और साइंस के क्वेश्चंस खत्म हुए। अब यहाँ से हम हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हिंदी का आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम हमें बताना है कि जो सदैव सधन युग होता है तो इसमें किस प्रकार की संधि हमको देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि और फोर्थ ऑप्शन है व्यंजन संधि। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर संधि। क्या हो जाएगा? स्वर संधि। तो सदैव में आपको कौन सी संधि देखने को मिलेगी? उसमें आपको स्वर संधि देखने को मिलेगी। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है। जो सन्मति है साथियों, इसका सही संधि विच्छेद हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है समधनमति, दूसरा ऑप्शन है सतधनमति, तीसरा ऑप्शन है सदधनमति और चौथा ऑप्शन है सनधनमति। तो साथियों जो सन्मति होता है इसका सही संधि विच्छेद होता है सतधनमति। क्या होता है? सतधनमति बराबर सन्मति। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। जो इत्यादि शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो पहला है ऑप्शन इत धन यदि, दूसरा है इति धन आदि, तीसरा है इति धन यदि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो इत्यादि होता है इसका सही संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। क्या होता है? इति धन आदि बराबर इत्यादि। ये हमारे यहाँ पर इत्यादि हो जाता है। इति धन आदि बराबर इत्यादि। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो साथियों कौन सा शब्द है जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो पहला है हमारा सदैव, तो ये भी हमने देखा स्वर संधि का उदाहरण है और वृद्धि स्वर का ही एक विच्छेद है। फिर दूसरा साथियों परमोदार्य, तीसरा है गुरुपदेश और फोर्थ ऑप्शन है जलोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वो है आपका गुरु उपदेश। क्या है? गुरुपदेश। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। साथियों वो पद हमें बताना है जिसमें क्या आपको दीर्घ स्वर संधि देखने को मिलेगी। तो पहला ऑप्शन है हमारा महर्षि, दूसरा है दैत्यारी, तीसरा है सूर्योदय और फोर्थ है ऑप्शन देवेंद्र। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर दैत्यारी। तो साथियों जो दैत्यारी शब्द है इसमें आपको दीर्घ संधि देखने को मिल रही है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो साथियों हमें यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण बताना है। पहला है संयोग, दूसरा है पवन, तीसरा है नमस्कार और चौथा है मनोहर। तो साथियों स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो वो है पवन। क्या है? पवन। अगर इसका साथियों हम विच्छेद देखें तो पो प्लस अन क्या होता है? पो प्लस अन बराबर पवन होता है और इसमें संधि कौन सी हो जाती है? स्वर संधि यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। जो पवन है आपका, इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो पहला है प धन अवन, दूसरा है पो धन अन, तीसरा है पो धन अन और चौथा है प धन वन। तो पवन का सही संधि विच्छेद होता है साथियों पो धन अन। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पो धन अन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ही। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। साथियों यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, तो इसमें हमें बताना है किसमें आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। पहला है सप्त ऋषि, क्या है सप्त ऋषि, दूसरा है हमारा सत्कार, तीसरा है हिमालय और फोर्थ ऑप्शन है निराधार। तो साथियों किसमें आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी, तो वो देखने को मिलेगी हमें सत्कार में। किसमें, सत्कार में आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। ऑप्शन दूसरा, हिमालय का क्या होता है हिम धन आलय बराबर हिमालय, हिम धन आलय। और इसमें कौन सी संधि रहेगी, हिम धन आलय बराबर हिमालय। या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो साथियों कौन सा शब्द है जिसमें हमें यहाँ पर विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र में, दूसरा ऑप्शन सज्जन में, तीसरा ऑप्शन सदैव और चौथा ऑप्शन अतएव में। तो साथियों वो कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि है। तो साथियों अतएव में आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। अत प्लस इव बराबर क्या हो जाएगा अतिव। ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। साथियों जो उत प्लस हार है उसके योग से कौन सा शब्द देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है उतार, दूसरा है उद्धार, तीसरा है उदार और चौथा है आहार। तो उत प्लस हार योग से कौन सा शब्द हमको देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा साथियों उद्धार। क्या देखने को मिलेगा, उद्धार। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है। जो पर्यावरण शब्द है इसका सही संधि विच्छेद हमें बताना है। तो पर्यावरण का साथियों सही संधि विच्छेद पर्या प्लस वर्ण, दूसरा है परिधि धन आवरण, तीसरा ऑप्शन है परिध प्लस आवरण और फोर्थ ऑप्शन है परि प्लस आवरण। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद होता है परि प्लस आवरण। करेक्ट क्या हो जाएगा पर्यावरण। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है। जो अनुनासिक शब्द होते हैं साथियों उनका संबंध कहाँ से होता है। तो पहला ऑप्शन है केवल मुंह से, दूसरा ऑप्शन है नाक और मुंह दोनों से, तीसरा है केवल नाक से और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुनासिक शब्द होते हैं साथियों उनका संबंध हमारे नाक और मुंह दोनों से होता है। अच्छा अनुनासिक शब्द किसको बोलते हैं, तो जिनका उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से करें। क्या, जिनका उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से करें उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम अनुनासिक शब्द बोलते हैं। अब आप बोल के प्रैक्टिस करके देख लेना कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसका हम नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन अगेन साथियों जिनका उच्चारण हम मुंह प्लस नाक से करें तो उनको हम क्या बोलते हैं अनुनासिक। तो यहाँ पर पूछा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो पहला है वर्ग के तृतीयाक्षर, दूसरा ऑप्शन है हमारा वर्ग के प्रथमाक्षर, तीसरा ऑप्शन है वर्ग के पंचमाक्षर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर रहेगा वर्ग के पंचमाक्षर। तो जो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं वो क्या होते हैं अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। स्वर यानी कि साथियों मात्राएं, क्या होता है स्वर यानी कि मात्राएं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 11 और चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर रहेगा 11। क्या रहेगा 11। कुछ किताब में आपको 13 भी देखने को मिलेगा लेकिन वो अलग अलग इनका विभाजन किया गया है, तो उसमें आपको 11 और 13 देखने को मिलेगा। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 11। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आप आ ई गिन लेना लिख के। चलिए अगला देखते हैं हम जो पहले कभी ना हुआ हो। तो साथियों यहाँ से हम जितने भी प्रश्न डिस्कस करेंगे वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। क्या देना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। तो जैसे कि प्रश्न है कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे, अद्भुत कहेंगे, उसको हम अद्भुत कहेंगे, अनुपम कहेंगे, उसको हम अपूर्व कहेंगे या अभूतपूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे। तो साथियों जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम अभूतपूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व बोलते हैं। तो ऑप्शन
4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ वो कार्य कौन सा है? वो अभूतपूर्व कार्य है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आंसर है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके। क्या? जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो पहला है अकथनीय, दूसरा है अगम्य, तीसरा है अजर और फोर्थ है हमारा अक्षम्य। क्या होता है? जिसको कभी माफ ना किया जा सके उसके लिए आता है साथियों अक्षम्य। जो कभी भी ना मरे उसको हम क्या बोलते हैं? अजर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि जो कहा ना जा सके, इसके लिए क्या एक आएगा? तो साथियों वो आएगा अकथनीय। क्या आएगा? अकथनीय। जो कहा ना जा सके वो क्या है? अकथनीय। जिसको क्षमा ना किया जा सके वो क्या है? अक्षम्य है। जिसको क्षमा ना किया जा सके, पूरा पूरा लिख देता हूं, ना किया जा सके तो उसके लिए क्या आएगा? अक्षम्य। और जो कभी ना मरे वो क्या है? अजर है या अमर है। चलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है हमारा, समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्य के लिए हमें एक शब्द देना है कि समय की दृष्टि से अनुकूल। इसके लिए साथियों शब्द आएगा अनुकूल, दूसरा है समयानुकूल, तीसरा है प्रतिकूल और फोर्थ है हमारा समानुकूल। तो जिस समय की दृष्टि से अनुकूल उसको हम साथियों बोलेंगे समयानुकूल। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो। आपसे एसएससी जीडी 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि जो सब कुछ जानता हो इसको हम क्या कहते हैं? तो पहला है अज्ञ, दूसरा है कृतज्ञ, तीसरा ऑप्शन है विशेषज्ञ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसको हम साथियों बोलते हैं सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर हो। क्या साथियों? जिसकी गर्दन सुंदर हो उस इसके लिए हमें एक शब्द देना है। तो पहला ऑप्शन है सुदर्शन, दूसरा ऑप्शन है सुग्रीव, तीसरा ऑप्शन है सुगर्दन और फोर्थ ऑप्शन है सुगत। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द कौन सा आ जाएगा? तो वो आ जाएगा सुग्रीव। क्या आ जाएगा? सुग्रीव। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। सुग्रीव कौन था साथियों? तो ये बाली का भाई था। ये भी याद रखें हम, बाली का भाई, रामायण काल से जुड़ा हुआ है ये, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पुरुष और स्त्री के जोड़े को साथी हम क्या बोलते हैं? पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है पति और पत्नी, दूसरा है दंपत्ति, तीसरा ऑप्शन है युगल और फोर्थ तो हमारा युग्म। तो साथियों पुरुष और स्त्री को जोड़े को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है दंपत्ति। क्या बोला जाता है? दंपत्ति। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 50 में से कितने सही निकले ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इतने क्वेश्चंस हमारे सही निकले। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसका भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आए। सब्सक्राइब करना पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है? इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू और अंत में यही कहूंगा, जय हिंद।